अस्सलाम वालेकुम। जो लोग लाइव आते जा रहे हैं वो मुझे बता दें कि आप लाइव हैं तो मुझे पता चल जाए। आज का हमारा टॉपिक बहुत मालूमाती है, बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ ऑटिज़म की टीचर भी होंगी जो कि शी हैज़ ओवर 10 ईयर एक्सपीरियंस और ऑटिज़म में और स्पेशल एजुकेटर स्पेशलिस्ट है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू जी, करते हैं फिर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं फाइनली। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं देखने वालों को बता दूं कि भाई आज यूट्यूब का डे ऑफ फॉर अस टुडे। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे लिए खास वक्त निकाला और हमारे लिए उन्होंने जो है अपने काम से ऑफ लिया है ताकि शी कैन ज्वाइन एंड शी कैन एनलाइट अवर डिस्कशन। तो मैं चाहूंगी हमारा कि आप शुरू में थोड़ा सा अपने बारे में हमें खुद बताइए। मैंने आपके बारे में लिख तो दिया था लेकिन आई जी, वांट टू नो कि आप आपका इंट्रोडक्शन और हाउ डिड यू कम टू दिस फील्ड। जी। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने ओके, सवाल। ओके। आई विल ट्राई टू बी काइंड ऑफ क्विक इसमें जो अपने बारे में बताने का, क्योंकि मेरा दिल ये मूड ये था कि ज्यादा हम ऑटिज्म पे बात करें। बट एनीवे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फील्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का इसमें होना भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो लेडीज कई दफा होता है फेसबुक ग्रुप्स में पूछ रही होती हूँ मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, मैं किस फील्ड में जाऊं। तो दिस आई वुड लाइक टू से कि दिस इज अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। तो स्टार्ट तो ऐसे हुआ कि आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लिनिकल मेजर के साथ पाकिस्तान में। तो क्लिनिकल मेजर के बावजूद मुझे ऑटिज्म का कुछ पता नहीं था जब मैं यहाँ पे आई हूँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग। यहाँ पे आई, पहली जॉब जो मुझे मिली वो एज अ सपोर्ट वर्कर मिली। मैंने अपना डिग्रीज इवेल्युएट कराई कैनेडियन हिसाब से, तो ओंटारियो की मुझे इक्वलेंस मिल गई टू अ बैचलर्स डिग्री। वहां पे मास्टर्स 2 साल का था, बैचलर्स 2 साल का था। हमारे जमाने में 2 साल का होता था। तो उसमें अच्छा। 4 ईयर ओंटारियो डिग्री की इक्विवेलेंस मिल गई। मास्टर्स को रिकॉग्नाइज जरूर किया उन्होंने, बट उसके ईयर्स नहीं ऐड किए मेरे उसमें। एनीवे anyway, तो एज अ सपोर्ट वर्कर स्टार्टेड वर्किंग इन कम्युनिटी लिविंग। और ये नॉर्थ हॉल्टन की थी। वहां पे जिन लोगों को मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, कुछ साथ फिजिकल भी होती हैं, व्हील चेयर्स पे भी होते हैं, और वहां पे मैंने काम करना शुरू किया उनके डे प्रोग्राम्स में। तो वहां पे क्लाइंट्स एडल्ट्स आते थे, वहीं पे उनका एक बच्चों का भी था सेटअप। और उन्होंने मुझे कहा कि इफ आई कैन डू वर्क विद द किड्स इन डे केयर। तो जो बच्चे प्राइवेट डे केयर्स में थे, गवर्नमेंट उनको हम कम्युनिटी लिविंग का स्टाफ वहां पे जाके उनको सपोर्ट करता था, क्योंकि डे केयर्स टीचिंग असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो तो पहले एडल्ट्स में मैंने देखे वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उनकी फाइल्स पढ़नी शुरू की। अच्छा, ये फ्रेजाइल एक्स है, ये इसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसका, सो डिफरेंट इनको ऑटिज्म है, स्किज़ोफ्रेनिया है, सब डिजीज देखनी शुरू की। जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स बाकी सब तो बड़े हुए थे, ये पहली दफा पता चला था कि इट्स वन ऑफ द डिसऑर्डर्स। और फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर बच्चों के साथ काम करना शुरू किया डे केयर्स में। बट आई वॉज लाइक एम्प्लॉयड बाई द कम्युनिटी लिविंग, जो मतलब मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने उसके बारे में बुक्स पढ़नी शुरू की। और मैंने सोचा कि मैं अगर, बिकॉज मैं अपनी फील्ड में ही रहना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं ऑटिज्म के बारे में पढ़ती हूँ। तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में एक वर्ड यूज होता था, रिटार्डेशन के वर्ड यूज करते थे और सबको उसी कैटेगरी में डाल देते थे। हालांकि हर डिसेबिलिटी जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, यानी कि वो बाय बर्थ स्टार्ट होती है और एंड तक मतलब लाइफ टाइम होती है। इट्स नॉट बीमारी जो कि आपके इलाज से ठीक हो जाएगी। तो उसको हम सबको एक कैटेगरी में डाल देते थे, लेकिन ऑटिज्म कंप्लीटली उनसे डिफरेंट है, इन द सेंस कि बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस वजह से मैंने खैर वो पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैंने मोहक कॉलेज में ऑटिज्म एंड बिहेवियर साइंसेस का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट था, वो ज्वाइन कर लिया। तो वो बिहेवियर एनालिस्ट आप बनते हो, या उसको इंस्ट्रक्टर थेरेपिस्ट कहते हैं।
वो ये जो कैरीज प्लेस है, एरिन ओक है, बहुत सारे ऑटिज्म सेंटर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स हैं जो बिहेवियर थेरेपी देते हैं। तो यू कैन बिकम, इट्स अ वेरी गुड जॉब एज अ मतलब एज अ प्रोफेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। ऑटिज्म एंड बिहेवियर साइंसेस सब जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो सब करवाते हैं ये कोर्सेज। तो ये कितनी ड्यूरेशन का कोर्स था आपने जो किया? मेरा फुल टाइम तो 1 साल का था, लेकिन चूंकि मैं पार्ट टाइम कर रही थी, क्योंकि मैं इन द मीन टाइम आई गॉट हायर्ड, मुझे यहाँ पील बोर्ड में जॉब मिल गई एज ए टीचिंग असिस्टेंट। तो अभी मैंने कोर्स शुरू ही किया था, और विद माय जो पाकिस्तान की डिग्री थी वो, और जो मेरा एक्सपीरियंस 2-3 साल का वहां पे था कम्युनिटी लिविंग में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज पे के साथ ना, अभी मैंने वो इंट्रोडक्शन टू ऑटिज्म और इंट्रोडक्शन टू एबीए, अभी ये बिल्कुल बेसिक कोर्सेज किए थे, तो उन्होंने मुझे पील बोर्ड ने हायर कर लिया। साथ साथ मैं कोर्स करती रही, लाइक इवनिंग्स में एक एक दो दो कोर्सेज लेके, एंड आई डिड मोस्टली ऑनलाइन। और जो कॉलेजेस यहाँ लोकल हैं उसमें अब तो 7 मंथ्स में शायद करवा देते हैं, कुछ 7-8 मंथ्स में, मेरा काफी लंबा था। एंड आई हैड 2 प्लेसमेंट्स, और वो मैंने एरिन ओक में की थी, वन ऑफ द ओके, प्लेसमेंट्स। सागा में जो है जी, रनौत में। मिसिसागा में, जो साउथ में है बिल्कुल। जी। तो वो मैंने समर वेकेशंस में कर ली, क्योंकि मैं पील बोर्ड में सुबह जॉब कर रही थी और साथ में इवनिंग कोर्सेज कर रही थी। तो मतलब जब एक मतलब मैं आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि जिसको शौक इतना है कि वो सारा कुछ ना कुछ कोर्सेज लेती रहती हूँ जस्ट टू सही। इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल। क्योंकि जब मुझे जॉब मिली है तो अभी मैंने सिर्फ 2 कोर्सेज किए थे, एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव टू गोइंग टू कॉलेज, और आई नो घर, प्राइवेट कॉलेज है और उसमें फीस भी हायर है। फैमिली, बच्चों के साथ शाम को पढ़ना और सुबह जॉब करना, इट्स नॉट लाइक नॉट द इजीएस्ट। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हो तो यू कांट स्टॉप लर्निंग, क्योंकि सारा वक्त नई चीजें आ रही हैं, और नई यू हैव टू अपग्रेड यू योरसेल्फ। हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। वो मतलब एक होता है ना कि आपको जॉब तो मिल गई एंड यू नोबडी इज गोना फायर यू, यू नो, तो आप आराम से बैठ जाओगे, बस सुबह जॉब की और बस डन। तो सही। वो मेरा एटीट्यूड नहीं था, तो मैंने कंटिन्यू करती रही। खैर एनीवे वो इट्स 3 साल में वो कंप्लीट हुआ, स्लो एंड स्टडी। तो एक तो उसके वो ये था कि उसमें मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया कि बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे करनी है। वो ना सिर्फ स्कूल के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से भी आपको बिहेवियर मैनेजमेंट बिल्कुल। जो है जी। वो आती है, कि विदाउट रेजिंग योर वॉइस, विदाउट गेटिंग एंग्री, हाउ डू यू मैनेज द बिहेवियर्स, हाउ डू और यू ये पुट मुश्किल कंडीशन तरीन था क्योंकि आपके घर हमारी में। आदत बनी हुई होती है, हम उसी तरह के माहौल से आते हैं, तो इट्स बिल्कुल, वेरी हार्ड। बिल्कुल, कि आपने बगैर आवाज ऊंची की और बगैर गुस्सा किए आपने किस तरह से मैनेज हाँ, करना है ये बच्चों मुझे को और मुझे भी क्या। सीखना है ये अभी भी सीखना है। तो तो ये कि मैं ये समझी हूँ कि आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड था। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी ताकि जो नया है उनको भी बता दें। तो साइकोलॉजी का आपका पाकिस्तान से मास्टर्स बैकग्राउंड है था जी, फिर? मास्टर्स था। जी, मास्टर्स आपने किया और उसके बाद आप यहाँ पर आई, फिर आपने एविलेशन करवाई एंड देन यू ज्वाइन मोहक कॉलेज फॉर ऑटिज्म एंड ऑटिज्म एंड बिहेवियर्स। बिहेवियर। और हाँ। वो 1 साल का कोर्स है, लेकिन ये कि आप स्लो पेस पे भी ले सकते हैं और फिर आप साथ हम्म। साथ अपना हाँ, और वॉलंटियर करके ऑनलाइन। प्लेसमेंट। हाँ, ये 10 साल पहले किया था, लेकिन उस वक्त भी ऑनलाइन की ऑप्शन थी, क्योंकि रोज हैमिल्टन एक तो फुल टाइम जॉब जॉब थी मेरी, मैं रोज हैमिल्टन नहीं जा सकती थी, तो मैंने तब भी ऑनलाइन ही लिया था। सही। हाँ, एक्सेप्ट फॉर द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपको एवरी डे यू हैव टू गो, लेकिन बाकी सब पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन थी, विच इज मच हार्डर देन इन क्लास, क्योंकि क्लास में आप टीचर से पूछ लेते हो, जी। ऑनलाइन में आपको लेक्चर्स रीड करने, उस वक्त वो अब तो शायद वो ऑनलाइन लाइव होता है, उस वक्त तो लाइव भी नहीं होता था। 2008 में मैंने स्टार्ट किया था ये। ओके, हाँ उसमें ऑप्शन है, ऐसे नहीं। 2005 से मैंने ऑटिज्म में काम करना शुरू किया था डिसेबिलिटीज के साथ, 2005 से। हाँ। तो तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा कभी, और उन लोगों के लिए भी कि जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, और एक वे डिफाइन है इसके लिए, अगर आप चाहें तो यू कैन सर्च मोर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि मेरा खुद भी इस बारे में कोई खास मालूमात नहीं है। हाँ, कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया या कुछ हो गया, और कभी जो है वो इस तरह की तजर्बे से गुजरने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें कि सबसे पहले कि ऑटिज्म है क्या, और फिर इसके सिम्टम्स और साइंस वगैरह, और फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है। तो
वैसे तो मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को है तो माँ माँ आप खुद ही नोटिस करना शुरू हो जाते हो शुरू में, मतलब एज अर्ली एज 6 मंथ्स बच्चे को के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, यानी बच्चे को आवाज देते हो, आपकी तरफ देखता है, या आप हंसता है, आगे से रिस्पॉन्ड करता है, गोद में उठाने से खुश होता है, तो अगर वो बच्चा वो वाली चीजें नहीं कर रहा, मतलब सोशल इंटरेक्शन में वो बच्चा आपसे उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आगे से, तो दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग। फिर जो बड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बेसिक सिम्टम्स उसके यही है कि सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन मीन्स के बोलना तो है कि उसमें से अबाउट 30% बच्चे कभी भी नहीं बोलते, हालांकि उनकी बॉडीली दे आर, मतलब उनके फिजियोलॉजिकली दे आर एबल टू, लेकिन दे जस्ट डोंट स्पीक। तो वो अबाउट 30% तो वो बच्चे होते हैं। बाकी जो है वो बोलते हैं, लेकिन वो आपकी बातें रिपीट करते हैं, जो आप वो सुन रहे हैं, या वो गाने सुन रहे हैं, या वो नर्सरी राइम्स और टीवी के एड्स वो रिपीट करते जाते हैं, तो वो आपकी उस तरह रिस्पॉन्ड एक रेगुलर बच्चे की तरह नहीं करते, उनका तो अपना अपना रिस्पॉन्ड नहीं होता, वो नहीं। रिपीटेड एक बिहेवियर जी होता है। जी। और सोशल इंटरेक्शन जो एक नेचुरल बच्चे का होता है कि उसकी तरफ हंस के देखो तो हंसता है, हाथ ऊपर करता है कि मुझे उठा लो, या हग करता है, या गल भाग के आपके पास आएगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे आप एंटर होंगे तो वो इस तरह बिल्कुल इग्नोर करेंगे कंप्लीटली। इवन एज एडल्ट कुछ लोग जो है वो एज एडल्ट भी हाई फंक्शनिंग थे, डायग्नोज नहीं हुए, तो वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं अपनी सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, तो वो सोशल नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन उसको नहीं करना आता। इसको अब न्यूरो डाइवर्सिटी का वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, ब्रेन उनका डिफरेंटली वर्क करता है, तो वो एक। ओके। लेकिन सो और तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है वो स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होती है, यानी कि वो सर को शेक कर रहे हैं, कानों पे हाथ रख रहे हैं, एक डिफरेंट तरह गोल गोल घूम रहे हैं, तो डिफरेंट, या हाथों को यूं ऐसे आंखों के आगे मूवमेंट करें, कोई बॉडी की कोई अजीबोगरीब मूवमेंट्स होती हैं जो नॉर्मली आप नहीं देखते, तो इस तरह के अगर मूवमेंट्स हो तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो ये आपने कहा कि जैसे 6 मंथ से ये चीज नोटिस होनी शुरू हो जाती है, जी तो इसमें सोशली यानी कि 6 मंथ में बच्चा समझे कि आई कांटेक्ट एक एक मेन चीज होती है, जी जी या रिस्पॉन्डिंग भी काफी बच्चे जी अपनी जबान में ही जी वो बात करना शुरू कर शुरू देते हैं। कर देते हैं, तो इशारों से ये, समझाते हैं, माँ को समझ आ जाती है कि बच्चा क्या चाह रहा है ना, तो वो हाँ, अगर वो ऐसे नहीं समझा रहे अपनी बात, और जो 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 बड़े होते हैं इस तरह, मतलब जरूरत की चीजें जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो भी, मतलब अब जब होता है ना बहुत मजबूरी में वो समझाना शुरू हो जाते हैं कि कोई ऐसी चीज के माँ को पता चल जाएगा कि उसको भूख लगी है, या उसको क्या चाहिए, बट वो गेसिंग गेम ही होती है, वो एक अच्छा, क्लियरली नहीं कम्युनिकेट कर क्लियरली सकते। कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इवन वो जो बोलते हैं वो भी नहीं क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते, या लिटरली वो हर चीज को ना लिटरली लेते हैं, जैसे यानी कि जो बस कहा जा रहा है उसका हाँ मतलब के जैसे हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते। नहीं, हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जिसमें हम अम, अम, जैसे अब मेरी क्लास में एक बच्चा है, तो अगर मैं कहूंगी ना, जैसे हम बच्चों को कहते हैं डू यू वांट टू शेयर, तो मतलब अपनी आइडिया शेयर करो, तो वो आगे से कहेगा नो, बिकॉज हर बच्चे को इसका मतलब डू यू वांट टू शेयर, मैं ये नहीं उसका ओपिनियन नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ प्लीज शेयर, राइट, लेकिन उसको हाँ, मुझे कहना पड़ेगा प्लीज शेयर योर आइडिया, तो वो करेगा, अगर मैं कहूंगी डू यू वांट टू शेयर तो वो कहेगा नो, क्योंकि वो ओके, लिटरली लेते हैं हर बात को। सही, यानी कि बस सीधा सीधा सवाल स्ट्रेट और फॉरवर्ड जवाब। आपने कहना है, अगर आपने जैसे हम नॉर्मली मतलब ऑटिज्म में काम करने के बाद पता चला कि हम तो कोई भी बात सीधी नहीं करते, हम सही हम बात है। ये बड़ी दिलचस्प बात करी आपने कि वाकई हम कहते हैं कि ये कहा, और हमारा कुछ तंजिया इतना हो गया है एग्जैक्टली हमारा वो तो बिल्कुल समझ नहीं आता ना बच्चों को, हम तो फिर कि वो होता है कोई चीज जोर से गिरती है तो बेटा ये भी तोड़ दो। हाँ ये भी बोल ये भी सकते कर- हैं। ये ऐसा क्यों एग्जैक्टली किया भाई, यूं कर दो। हाँ तो एग्जैक्टली वाकई में कि ये हमारा एक आम रवैया बन गया है। जी और जब हम किसी इस तरीके की बात में जाते हैं या फील्ड में जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम जो है वो कितना घूमे कितना हुए गलत हैं। बोलते हैं, कितना गलत बोलते सही हैं। बात है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे मिथ्स हैं इस बारे में, कुछ हमें भी समझ में नहीं आती, कभी हम इसको किसी
किसी चीज से रिलेट करते हैं। मसलन ये कि अभी बहुत सारी रिसर्च आई है, उसमें कहते हैं कि स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तो बहुत अर्ली एज से हो जाए तो वो ब्रेन पे इस तरह से वो करता है, या ये कि कुछ और प्रॉब्लम होगी या फला वजह, यानी कि उसकी वजूहात जो है वो क्या है, ये कुदरती है या इसमें कुछ ऐसा है कि कोई खुद से हेल्प कर सकता है इसकी कि ना हो या प्रिवेंट के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल कुदरती है, क्योंकि एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं और एक को हो जाता है और एक को नहीं होता। सबसे जो बड़ी उसकी रीजन है वो जेनेटिक है। उसमें ये नहीं जरूरी कि आपकी फैमिली में पहले कोई ऑटिज्म ही रहा हो। कुछ लोगों की फैमिलीज में ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, लेकिन जब वो बच्चे में आती हैं तो एज ऑटिज्म जीन्स जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उसमें ना तो माँ का ना बाप का कोई अमल दखल नहीं है कि वो ये प्रेगनेंसी में करते, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में बच्चे को कुछ भी हो ना, बच्चे का रंग काला भी हो तो माँ को ब्लेम करते हैं, यू नो। वो ये तो तो बड़ी अजीब थी जी। तो इस उस ऑटिज्म में कोई ऐसी चीज नहीं है जो माँ बाप करें और अपने बच्चे को ऑटिज्म से बचा सकें, मतलब ऐसी कोई अभी तक रिसर्च में नहीं आया। जो है वो कुदरती है, हाँ जेनेटिक है, लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मुझे अपनी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है। अच्छा, हमें तो सही आ रही है, अच्छा। तो आप कंटिन्यू अच्छा, करें। मैं अपनी आवाज से कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हाँ, आई कैन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जीन्स में है, लेकिन अब बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। यानी 10 साल पहले अगर 200 बच्चों में से एक था, मेरे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए अपनी जबानी याद नहीं है, लेकिन अगर 10 साल पहले 200 बच्चों में से एक था, तो इस वक्त हर 50 बच्चों में से एक को ऑटिज्म है। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में तो सच्ची स्टैटिस्टिकली वहां पे है ना काउंटिंग, पाकिस्तान में तो काउंटिंग नहीं हो रही। अगर हर 50 बच्चे में से एक को, तो बहुत हाई नंबर है। बिल्कुल। तो और मुझे ये इस बात पे थोड़ी सी हैरत होती है कि जैसे पाकिस्तान में जब तक मैं रही 20-22 साल या जितना भी, तो उस पूरे उसमें मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। कोई ना अवेयरनेस तो खैर दूर की बात है, लेकिन कभी इसके बारे में कोई चीज सुनने में ही नहीं आई। और ये रिसेंटली बहुत ज्यादा, शायद ये इसलिए कि बढ़ बहुत गया है और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। डायग्नोसिस हो रही है। तो हाँ। ऐसा क्या, या क्या पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, या पाकिस्तान में लोग अवेयर नहीं है, या इग्नोर हो जाता है, या कोई बात नहीं करना अरे चाहता? देखिए, जो जो हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, तकरीबन 30% ऑफ द किड्स, उनके पेरेंट्स कोशिश ही करते हैं कि वो दूसरे बच्चों के साथ ही घुल मिल जाए और किसी को पता ना चले, तो वो उसको डायग्नोस करवाते नहीं है। माँ डेफिनेटली नोटिस कर रही होती है, घर में माँ बाप नोटिस करते हैं कि ये अपने बहन भाइयों की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपने आप में गुम है, इसको बात समझ में नहीं आती, वो लोगों से उस तरह इंटरेक्ट नहीं करता, सलाम दुआ करनी उसको नहीं आती। लोग बहुत सारे कहते हैं कि रूड है, रूड नहीं होते, लेकिन देखिए प्लीज एंड थैंक यू ऐसे वर्ड्स हैं जो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, या आप वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करना आता है, बात करनी आती है। तो इसलिए तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि किसी को ना ही पता चले, थोड़ा बहुत टैबू होता है, लोग बातें करने लगते हैं। अब आके बहुत अवेयरनेस हुई है, बहुत लोगों ने वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा काम कर रही हैं इसके ऊपर के अर्ली डायग्नोसिस पे। और मतलब लेकिन बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक तो अर्ली डायग्नोसिस और दूसरी टीचिंग, क्योंकि इलाज कोई नहीं है, रहेगी ये लाइफ लॉन्ग, लेकिन बहुत सारी चीजें आप बच्चों को टीच कर सकते हो घर में और स्कूल में, अगर उनके ऊपर अर्ली एज से मेहनत शुरू हो जाए, 2 साल की उम्र से उनको सिखाना शुरू कर दो। जो चीजें कोई आम बच्चा, न्यूरोटिपिकल उसको कहेंगे, न्यूरोटिपिकल बच्चा जो खुद ही पिक कर लेता है कि हाथ कैसे धोने हैं और ये चीज वहां रखनी है और कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता। वो इन बच्चों को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखानी पड़ती है। तो उसमें सही। तो बिहेवियर यहाँ थेरेपी पर इसलिए सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि उसमें हर चीज को, जो चीज उसने की सही है उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसी वक्त कोई उसको प्रेज या कोई रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो बार बार करे। इंकरेजमेंट के लिए। तो इनकरेजमेंट। लेकिन जैसे अभी आपने इस तरह कहा कि घुल मिल जाना, तो मैं समझती हूँ कि क्या सोशल बिहेवियर इसमें असर डालता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज्यादा है, रिश्तेदार बहुत होते हैं, गैदरिंग्स बहुत होती हैं, मिलना जुलना बहुत होता है। और दूसरी तरफ जहाँ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में या कहीं और हम रह रहे हैं, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, लोग कम है, मिलने वाले कम है, वीकेंड वीकेंड पे वो भी इनविटेशन के बाद हम जा आ रहे होते हैं। तो इससे इससे भी फर्क पड़ता है, इम्प्रूवमेंट आती है।
ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, हाँ मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग का मतलब है कि वो दूसरे को देख के सीखेगा, यानी कि अगर वो बच्चा हमने ये नोटिस यहाँ पे किया है कि अगर बच्चा एक स्पेशल नीड्स क्लासरूम में है तो वो सेटल तो है, लेकिन वो न्यूरोटिपिकल बच्चों को देख के कुछ नहीं सीख रहा। तो अगर अच्छा। हम जो हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं, यहाँ पे तो फिर सिस्टम बहुत अच्छा है कि एक ऑटिज्म की क्लासरूम है, लेकिन अगर बच्चा मैथ्स जो है वो अपनी एज के लेवल के हिसाब से कर रहा है तो हम उसको मैथ के लिए मैथ क्लास में भेज देंगे और वहां पे वो लेसन लेके वापस आके अकेले वो जो स्पेशल रूम है उसमें काम कर लेगा। लेकिन तो वो ताकि नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी उसका इंटरेक्शन रहे, तो हाँ उससे थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें एक एक स्पेसिफिक टास्क जो है सिखानी पड़ती है। अब उसमें लो फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग हर तरह के बच्चे हैं। लो फंक्शनिंग को आपको वॉशरूम यूज करना, हाथ धुलाना, हाथ धोना, खाना खाना, चमचा पकड़ना, वो एक एक स्टेप आपको पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट माए, अक्सर वो होता है कि सिखाना बहुत मुश्किल और बहुत सबर आजमा काम है। और मैं आई हम्म। अंडरस्टैंड, मैं कई दफा ये ग्रुप्स के ऊपर माओ का भी, जो इनके घर में स्पेशल नीड बच्चा है वो एग्जॉस्टेड होती है, वो थकी हुई होती है, वो यू नो इट्स सही नॉट बात है। इजी। मेरी जॉब 3 बजे खत्म हो जाती है, राइट, मेरा तो काम खत्म, और मैं, लेकिन जो माँ है उसका उस वक्त से तो अगली सुबह तक उसको वो ऑन द जॉब होती है। 24 लेकिन आवर्स और फिर अब घर के काम सब और अपने घर के काम और दूसरी जिम्मेदारियां और बाकी बच्चे और फैमिली की जिम्मेदारियां, तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत सबर आजमा काम है अगर उन्होंने एक एक चीज उस बच्चे को सिखानी है, और इससे ज्यादा आसान है जल्दी जल्दी प्लेट चमचा पकड़ो और मुंह में ठूसती जाओ, बजाय इसके और कुछ। लेकिन आप कितने साल तक ये करोगे, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, कभी तो उसको हम्म, सिखाना है। तो जितना जल्दी आप वो तकलीफ अभी गुजार लो, अभी सबर करके सही। टाइम लगा के उस बच्चे को हाथ से खाना खिलाना, अपने कपड़े खुद बदलना, बाथरूम जाना, वो चीजें छोटी एज में सिखा दोगे तो बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि आप 18 साल के बच्चे को वॉशरूम नहीं ले जा सकते, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो लो फंक्शनिंग है। ओके। तो यानी कि जितना अर्ली आप इस पे काम करना शुरू जी, कर दें कि तो जैसे डायग्नोस। हम स्कूल में इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाते हैं हर बच्चे का, उसे उसे मुझे एक और बात भी याद आ रही कि जैसे किंडरगार्टन में हमारे बच्चे जब आते हैं शुरू में 4 साल की उम्र में, तो जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे होते हैं उनको जैकेट की जिप नहीं बंद करनी आती, उन्हें जूते नहीं पहनने आते क्योंकि माएँ कर देती है। हम तो करके दे देते हैं ना काम, हम ये करके दे ये देते ये हैं। बड़ी है, ये तो एक है बात कि हम, एक तो ये कि दो तीन चीजें उसके पीछे होती है, कि होती है कि काम जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाता दूसरी है। ये है कि अपनी मोहब्बत होती है, हमारी मोहब्बत का बिल्कुल, इजहार ये ये इसी तरह से है, हम एग्जैक्टली चाहते हैं कि हम जितना उसको एग्जैक्टली। सर्व करें। लेकिन ये इवन अगर बच्चा ऑटिस्ट नहीं भी है तब भी अगर जितना वो सीख के कर बिल्कुल करके सीखता है उतना वो बताने से नहीं सीखता। बिल्कुल, तो और इस मुल्क में नौकर कभी नहीं आने और माओ ने सारी उम्र जिंदा नहीं रहना, आप उसको अपनी जितनी जल्दी हाँ, इंडिपेंडेंट कर लो ना, आपने उतना ही बेहतर है, सही बात है। जितना तो जल्दी। इसका स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा होता है, जी, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, कि आइंस्टाइन का भी कहा जाता था कि ऑन द वो ऑन द स्पेक्ट्रम है, हाँ तो जी। कहाँ बिल आप गेट्स जो का भी है वो, कहते हैं, इलॉन मस्क का भी कहते हैं कि दे आर ऑन द स्पेक्ट्रम। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे, बट दे दे वेंट थ्रू दिस। तो ये एक टिपिकल कहना चाहिए कि इसको हम किसी किस्म की डिसेबिलिटी में, या सिर्फ सोशली इसको कहें कि उसमें इंटरेक्शन पे फर्क पड़ता है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसी होती हैं, या ये क्या इसका वो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि जी कुछ कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है। तो जी। उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, वही कि जैसे आपने कहा कि स्पेक्ट्रम है पूरा, एक एंड से दूसरे एंड तक लंबी सी वो एक लाइन है। कुछ हम्म। बहुत लो फंक्शनिंग है जिनको कपड़े पहने, कोई छोटे छोटे काम, खाना खाना, वॉशरूम जाना नहीं आता, और कुछ ऐसे हैं जिनको ये सारे काम आते हैं। लेकिन लो फंक्शनिंग से लेके हाई फंक्शनिंग तक सब में कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन का मसला सब में ये है। कॉमन है, ये है, जी, तो ये 3 चीजें इसी पे डायग्नोज करते हैं, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वो लो आईक्यू। और आईक्यू तो टेस्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो बच्चा नॉर्मल, मुझे नॉर्मल गलत वर्ड है, न्यूरोटिपिकल बच्चों की जी। तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो टेस्ट तो सारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए बने ना, आम बच्चों के लिए। जब वो हम्म। चीजें ही नहीं कर सकता तो वो उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो सकती।
तो ऐसे भी हो सकता है कि वो लो फंक्शनिंग हो, यानी फंक्शनिंग में उसको खाना खाना हाथ नहीं आता, कपड़े चेंज करना नहीं आता, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस हाई हो सकती है। हो क्यों? सकती है, ये भी सही हो है, सकती है। करेक्ट। तो आप उस पे द पॉइंट इज कि ये अंडरस्टैंड करना कि उसके अंदर एक दिमाग है जो कि टिपिकल बच्चों की तरह का है, लेकिन ही इज ट्रैप्ड और शी इज ट्रैप्ड इन हिज बॉडी, राइट? ओके। ट्रैप्ड इन द बॉडी का मतलब है कि हम अपने दिमाग को जो कहते हैं एक्शन वो करता है, उनका दिमाग कुछ कहता है तो वो बॉडी उस तरह नहीं बिहेव करती, बॉडी अजीबोगरीब एक्शंस कर रही होती है। उसमें सही। सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी साउंड कि सर्टेन पिच जो है, आप उसको आवाज 4 दफा दोगे वो मुड़ के नहीं देखेगा, लेकिन दूसरे कमरे में एक प्लास्टिक यूं रैप करोगे उसकी आवाज होगी तो वो उसको बॉदर करेगी, वो कानों पे हाथ रख लेगा। ओके। सर्टेन डिफरेंट पिच के ऊपर साउंड, यानी जैसे मैंने जो सबसे ज्यादा सीखा वो मैंने किताबें उन लोगों की पढ़ी जिनको ऑटिज्म था, या उनकी माओ की जिन्होंने लिखी अपने बच्चे के बारे में। मतलब एक बच्चे का इवन ये था कि जो दीवार में से पाइप में से पानी गुजरता है ना, दीवारों में पाइपें होती हैं, जी। वो उसको आवाज आती है। ओके। तो इतनी सेंसिटिविटी तो सेंसिटिव उसकी हियरिंग है कितनी इस ही मामले रहेंगे। में। तो आप सोच रहे हो कि भाई वो यूं यूं क्यों कर रहा है, ऐसे करता जा रहा है, ऐसे करता जा रहा है। कोशिश करें कि जितनी कम उसको सेंसरी स्टिमुलेशन कम मिले। कुछ बच्चों को कुछ की बहुत नीड हाई होती है, कुछ की बहुत लो है। अब स्पेक्ट्रम उसमें भी है कि हाई नीड्स एंड सेंसरी या बहुत लो नीड्स एंड सेंसरी। ओके। तो या सर्टेन वो लाइट को देख के बहुत खुश होते हैं, लाइट को देखते जा रहे हैं क्योंकि वो लाइट के अंदर वो उनको जो नजर आ रहा है वो हमें नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी इतनी सेंसिटिविटी नहीं ओके। है। तो वो उसको सही। देखते जाएंगे, सर्टेन स्पिनिंग टॉयज को देखते जाएंगे क्योंकि वो उसको कामिंग इफेक्ट होता है। जब आप ये सोचें कि एक बच्चा है जिसको घड़ी की टिक टिक, उसकी आवाज, पंखे की आवाज, टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, कपड़े चुभ रहे हैं उसको, तो वो हर वक्त इतनी कुछ डिस्ट्रैक्टेड है कि वो आपकी हम्म। बात पे फोकस नहीं कर सक रहा, क्योंकि वो इतना इस वक्त अनकंफर्टेबल है। सोचो आपके सर में दर्द हो तो आप कितना अनकंफर्टेबल होते हो, लेकिन आपके सर में दर्द के साथ शोर भी हो रहा है, आपको टीवी की आवाज भी बहुत ऊंची यानी कर रही वो है, आपको आवाज गाड़ी उनको की आवाज इतनी भी आ रही बॉदर है कर रही होती है कि कि वो जो उसमें हम लोग नहीं फील कर रहे नहीं होते, फील करते वो उसको। लोग फील आवाज, कर। हाँ, आवाज भी बॉदर करिए उसको, ये कपड़े भी बॉदर करे उसको, ये टैग भी हाँ। चुभ रहा है उसको, उसका हाथ गीला हो गया तो वो भी उसको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है कि हाथ गीला क्यों हो गया, ये गीला हो गया, ये नहीं हुआ, इतनी अच्छा, छोटी मौसम में चीजें। मैंने कुछ एक दो जगह ऐसा भी नोट करा है कि शदीद सर्दी है मगर फिर भी दे आर कंफर्टेबल विद हाफ स्लीव्स जी कटेंगे, और लेकिन बाकी सब लोगों ने जैकेटें पहनी हुई है। जी। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज हाँ, सी बात कि अब हल्का सा हाथ लगाओ तो उसको लगेगा जैसे आपने थप्पड़ मारा है, यूं करके टैप करो तो छलांग मार के पीछे हटेंगे। यानी जैसे आप किसी भी बच्चे जिसको ऑटिज्म है, कभी भी यूं पीछे से क्लासरूम में ऐसे नहीं करो, वो छलांग मार के ओके। उछल जाएगा क्योंकि वो बहुत जोर से उसको लगेगा। मतलब हर बच्चा डिफरेंट है, आपको नहीं पता इसकी सेंसिटिविटीज क्या है और दूसरे की क्या है, बट सबकी मेस्ड अप है। तो वो आप अपनी बॉडी में इतने अनकंफर्टेबल हो, आप जैसे मैं क्लास में योगा कराने की कोशिश करती थी अपने ऑटिज्म बच्चों को जो बड़े 12-13 साल के, ग्रेड 7-8 के, उनके लिए वो मूवमेंट करनी ही पॉसिबल नहीं थी। वो इतनी हार्ड थी जो दूसरे बच्चे सीख लेते या एक्सरसाइजेस या मूवमेंट्स, मैं उनको कहती थी फिर भी बॉडी उनकी थोड़ी रिजिड होती है, अपनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, ताकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो। तो तो और जो सबसे मतलब अब जैसे पेरेंट्स हैं उनकी लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं। टेम्पल ग्रैंडन खातून है, एडवोकेट फॉर ऑटिज्म, 6 साल की उम्र तक वो बोली नहीं थी, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, वो भी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है, और उनके ऊपर उनकी लेक्चर्स अच्छा। बहुत ज्यादा है। तो वो जिस तरह से ऑटिज्म वो एक्सप्लेन करती है ना, अगर पेरेंट्स उनकी किताबें पढ़ लें या उनकी वीडियोस देख लें तो वो अपने बच्चे को समझने में बहुत आसानी होगी, और आपको ये समझ आएगा कि वो जो जिसको आप टैंट्रम्स कहते हो या जिसको आपको मेल्टडाउन्स कहते हो वो क्यों हो रहे हैं। मतलब छोटी सी आप चीज को। मुझे मूवी का नाम बताएंगी, मैं यहाँ लिख दूं ताकि किसी को जी, चाहिए हो। आप खातून का नाम लिखते हैं तो उनके मूवी और वो सब यूट्यूब पे निकल जी आता है। जरूर, क्या नाम है? हाँ, TEMPLE, टेम्पल टेम्पल, ग्रैंडिन, GRANDIN, ग्रैंडिन, TIN, डी ग्रैंडन। ग्रैंडिन। ओके।
टेम्पल ग्रैंडन जो है, हाँ इनकी किताब है और इनकी मूवी, इन पे जी मूवी बनी हुई है जो कि ऑटिज्म से रिलेटेड है। तो जो भी देखना चाहे हाँ तो शी इंफॉर्मेटिव। बिकेम, हाँ, और उसके बाद अब शी इज एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग की है और फिर पीएचडी की है और वो एनिमल फार्म्स ओके। डिजाइन करती हैं अमेरिका वाओ। में। तो अब तो शी इज इन हर 60s, लेकिन अब वो एडवोकेसी करती है, लोगों को ऑटिज्म के बारे में बताती है, हर जगह उनके लेक्चर्स आ रहे होते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है। तो एक और खातून की मैंने बुक पढ़ी, इनकी मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, और वो ये कहती है कि जो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो विजुअल थिंकर्स होते हैं मोस्टली, यानी वर्ड्स लिखे हुए जो है वो उतने अच्छे समझ नहीं आते जितनी उसकी पिक्चर समझ में आती है। तो हर चीज का विजुअल होना बहुत जरूरी है। ओके। अगर आपने कोई बात बतानी है तो उसको करके दिखाओ, मॉडलिंग करो, उसके सामने करके दिखाओ या उसकी पिक्चर्स दिखाओ। तो एक्शन से सीखते हैं एक्शन से ज्यादा। और देख के सीखते हैं, विजुअल, हर चीज का विजुअल। तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, मूवी भी उनकी जो उनसे कंसल्टेशन के बाद बनाई है ताकि उसमें कोई गलत चीज पोर्ट्रे ना हो ना। तो बड़ी अच्छी वो हम्म। है कि एक शायद ग्रेड 12 के टीचर को, हाई स्कूल के टीचर को ना उसमें पोटेंशियल नजर आया। सब टीचर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ती, कुछ नहीं पढ़ती, कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं सीखती, लेकिन उसको इसमें पोटेंशियल नजर आता है और वो जो इसके साथ काम शुरू करता है। तो ये बच्ची जो है शी बिकम्स एन इंजीनियर, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, पीएचडी करती है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन हाई स्कूल के बाकी टीचर्स अपना सर पीट रहे हैं कि 2 लफ्ज नहीं लिख सकती। दिस इज वेरी यूनिक और मुख्तलिफ और बहुत मोटिवेटिंग भी है उन जी पेरेंट्स के लिए कि जो जिनके बच्चे इस चीज से गुजर रहे हैं कि जी इट्स नॉट, यू कैन नॉट कॉल इट मेंटल डिसेबिलिटी, लेकिन उनका बिल्कुल दिमाग जो है ऑटिस्ट बच्चों का एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट, फंक्शन कर रहा डिफरेंट होता है। है एंड यू जी डोंट नो कि उनकी इंटेलिजेंस कहाँ काम कर रही है या उनकी बिल्कुल। सेंसिटिविटी। तो और बेसिक। सेंसिटिविटीज भी आपको जी। नहीं पता, लेकिन आप, हम ना एक फंक्शनल एनालिसिस करते हैं स्कूल में एज बिहेवियर एनालिस्ट, फंक्शनल एनालिसिस करते हैं कि बिहेवियर देखते हैं, उसका डाटा बनाते हैं, विल जस्ट नोट डाउन कि किस टाइम पे क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। वो जब डाटा हमारे सामने होता है फिर हम टीम जो स्कूल की होती है वो बैठ के देखती है कि किस वजह से वो ये बिहेवियर हो रहा है। यानी अगर उसका हर दफा जब स्कूल की घंटी बजती है पीरियड चेंज होने की और वो उसको बॉदर कर रही है, उसके बाद वो एकदम वो हो जाता है, किस चीज से वो एंक्शियस होता है, उसको बार बार वो लंबे टाइम के लिए एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको मूवमेंट ब्रेक्स देनी है। तो हमने उसको इतनी अकोमोडेशन देनी है, यानी हर चीज को उसके लिए आसान बनाने की कोशिश करनी है। बल्कि हमारी एक ट्रेनिंग थी, पील बोर्ड ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई हैं और मैं खुद भी, आई वेंट बैक टू यॉर्क यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड पहले तो टीचर्स कॉलेज किया, 1 साल का डिग्री ली, और उसके बाद क्योंकि पहले मैं टीचिंग असिस्टेंट थी तो मैंने सोचा कि नहीं, एज अ टीचिंग असिस्टेंट आई लव माई जॉब, आई एम वर्किंग विद 1 or 2 किड्स, बट आई वांट टू वर्क विद मोर किड्स, क्योंकि एक दो बच्चों मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, इसको मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट आई वांट टू हैव मोर। तो और फिर एक मेरी डिसीजन पावर भी ज्यादा हो जाती है एज अ टीचर कि मैं उसका इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कैसे बनाऊं, मैं उसके लिए क्या गोल सेट करूं, जो कि एज अ टीए या मेरे पास वो यू अथॉरिटी हैव नहीं गॉट थी। मोर अथॉरिटी जी भी आ जी, जाती है। टू जी। प्लान फॉर देम और फॉर टू हेल्प देम लर्न और हैव डू द जो उनको एक परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एज अ टीए मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं थी। तो एज अ टीचर तो आई वेंट बैक, 1 साल की मैंने जॉब से छुट्टी दी, यॉर्क यूनिवर्सिटी गई। उसके बाद फिर मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में 3 कोर्सेज किए जो टीचर्स के होते हैं, टीचिंग कोर्स क्वालिफिकेशंस होती है, स्पेशल नीड्स का स्पेशलिस्ट कोर्सेज। तो एनीवे वो फिर मैंने कर लिया। अब मैं 4th 1 करने लगी हूँ, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है। ओके, माशाल्लाह तो यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, यानी कि। हाँ, लेकिन जहां मैं कह रही हूँ कि बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है जब आप अगर बिहेवियर मैनेजमेंट सीख लें स्कूल कॉलेज, मतलब ये जो ऑटिज्म एंड बिहेवियर एनालिसिस सीख के, एट द सेम टाइम जो लोग जिनको ऑटिज्म है बहुत सारी चीजें वो एग्री नहीं करते विद द बिहेवियरिस्ट, बहुत सारी ओके। चीजें। तो जो एक वो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट होता है, लेकिन आपको दोनों, मतलब यू शुड नो एवरीथिंग टू बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड, बच्चे को बेस्ट एनवायरनमेंट देने के लिए। तो एक सही। एक ट्रेनिंग में वो कह रहे थे कि आप लोग टीचर्स जो है वो इतना काम कर रहे हैं कि बच्चा घर स्कूल में जो है वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में होता है कि उसको हर चीज उसकी नीड्स मीट हो रही है, लेकिन जब वो आउटसाइड वर्ल्ड स्कूल खत्म होता है और बाहर निकलता है तो उसके लिए दुनिया एक हम्म। बड़ी डिफिकल्ट होती है। यही मैं सोच रही थी कि क्योंकि आप लोग तो समझे एक ट्रेंड होकर आए एंड यू नो एवरीथिंग,
एक तो ये कि पेरेंट्स है, एक तो पेरेंट का कनेक्शन होता है, वो ठीक है, वो एक हद तक, मगर बहुत से तरीके नहीं पता होते कि जी हाउ टू डील विद दैट। कुछ परेशान भी हो जाते हैं, कुछ छुपाते भी हैं, कुछ ये जी चाहते नहीं है कि ये किसी को पता चले। फिर हम आस पास के लोग बहुत सारे, जैसे हम लोग भी हैं, हमें नहीं पता है कि हमें अगर इस किसी ऐसे बच्चे से सांपा पड़ा है तो हमें किस तरह रिएक्ट करना है, जी किस तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस बारे में बताएं। और ये कुछ सवाल भी है, और ये सवाल बहुत अच्छा है कि ये कोविड की वजह से खास तौर पे अब जो किड्स हैं वो, जी अब मेरा ख्याल है कि उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं स्कूलों में जैसे पहले जा रहे थे, तो दे आर मिसिंग सो मच जी डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल ट्रेन एनवायरनमेंट। तो उसमें भी बताएं कि जो पेरेंट्स हैं या हम कोई और है या जो भी आउटसाइडर है जो उस बच्चे के कभी आसपास हो, तो उनको वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं हैंडलिंग में। देखिए वही बात है कि मैं 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग 1 घंटे में नहीं दे सकती। मैंने इसी वजह से, सही। कोविड की ही वजह से मैं खुद ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, और मैंने ये देखा कि अगर न्यूरोटिपिकल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना इतना मुश्किल लग रहा है, मेरे अपने बच्चों को इतना मुश्किल लग रहा है, तो जिन बच्चों को ऑटिज्म है, जिनको वन ऑन वन सपोर्ट और कॉन्टेक्ट की जरूरत है, उनके लिए तो अभी तो उनका टाइम इतना ज्यादा जाया हो रहा है। तो मैंने इसी वजह से, आप मतलब जैसे आपने भी मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बनाई और ऑनलाइन पोस्ट की, इसलिए कि, और स्पेशली फॉर पाकिस्तानी पेरेंट्स, क्योंकि मैंने देखा कि पेरेंट्स घर में उनको कुछ नहीं पता क्या करना है। तो आप, अभी तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास ना सीखने का, क्योंकि हर चीज बगैर कॉलेज ज्वाइन किए फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। सही। ठीक है, कॉलेज बुक्स से हैं, डेफिनेटली वीडियोस हैं। आप ज्यादा बेहतर ऑथेंटिक लर्निंग होती है। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें फेक भी होती हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंटरनेट पे। सो नोइंग हम्म। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स उन्होंने बना के प्रमोट कर रहे हैं, तो वो लोग उसको देखते हैं और फौरन इम्प्रेस हो जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि वही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो सीरियल के बेचने के लिए होती है, वही उनकी होती है, कि आपको कन्विंस करते हैं कि ये बेस्ट है। लेकिन यू हैव टू, पेरेंट्स शुड बी अवेयर, पेरेंट्स शुड रीड मोर, लर्न मोर। और एक और बुक प्लीज वो जरूर लिखें, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी ने यूट्यूब पे डाली है। इट्स कॉल्ड द रीजन आई जंप। एक ओके। जापानीज बच्चे ने लिखी थी, 13 साल के बच्चे ने लिखी है ये बुक है। द रीजन आई जंप, लेकिन वो ऑडियो में किसी ने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया है। उसका ओके। 80 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई है। अब यही था कि उस बच्चे, वो बहुत लो फंक्शनिंग था, अभी भी वो उसकी यूट्यूब वीडियोस आती हैं, उसका मुझे नाम तो प्रोनाउंस करना ही मुश्किल है उसका, जापानीज में। तो लेकिन द रीजन आई जंप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप यूट्यूब पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। उसको जी। सुने, वो बच्चा हर चीज बताता है, मैं जंप क्यों करता हूँ, मैं ये क्यों करता हूँ, मैं वो एक्शन क्यों करता हूँ, मैं, उसने एक एक सवाल का जवाब उसमें दिया है, एक ओके। एक सवाल का जवाब, और बहुत आसान लैंग्वेज में, क्योंकि वो 13 साल का बच्चा है जिस वक्त उसने लिखी है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और आपने उसको लिखना पढ़ना सिखा दिया, मुझे पता है कि उनके फाइन मोटर बहुत मुश्किल, ग्रोस मोटर इतना इजी नहीं होता उन बच्चों के लिए, तो अगर टाइपिंग उनको सिखा दें, उनको एबीसी सिखा दें, और किसी तरह से वो कम्युनिकेट कर सके, तो वो आपको बता सकेंगे कि उनके अंदर कितना इंटेलिजेंट और कितना अच्छा, यानी कि दिमाग है। सोशली और बोल के नहीं कर सकते, लेकिन उस हवाले से अगर वो लिखना सीख जाए, कंप्यूटर यूज करना सीख जाए, प्रिंटिंग, तो जी वो अपनी बात इतनी भी समझा सकते हैं कि दे बिल्कुल, कैन राइट अ बुक। राइट एग्जैक्टली। एक ओके। और बच्चे का मैंने उसकी एक दो माँ की किताबें भी, वो भी मैं किताबों का ज्यादा इसलिए नहीं कहती, हर किसी का ट्रेंड नहीं होता बुक्स पढ़ने का। अब मेरे पास भी नहीं है, ना टाइम है ना कुछ, लेकिन मैंने जो सब कुछ पहले लर्न किया वो मैंने बुक्स से, मतलब कोर्सेज भी किए, बट उससे ज्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो थी ना। सही। एक और बच्चे का नाम टीटो मुखोपडी है, अगर आप वो भी यूट्यूब पे डालें सर्च में तो वो आ जाएगा, कि उसकी माँ ने उसको, तो बहुत 20 साल पहले इंडिया से अमेरिका आई थी, उसने उसको घर में एबीसी सिखाई, और वो पोइट्री लिखता है और बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखता है वो। अच्छा। तो लेकिन उसको हैंडल करना इतना मुश्किल था, उसका फिजिकली वो इतना एग्रेसिव था, कि माँ ने पूरी फैमिली को छोड़ के वो अकेली बच्चा लेके अमेरिका आ गई, क्योंकि वो वहां पे हैंडल ही नहीं कर सकती रही थी जॉइंट फैमिली सिस्टम में। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत। अ, वैसे भी बहुत सारा बर्डन दूसरी तरह से होता है, लेकिन जो प्रेशर है, जो सोशल प्रेशर है जो जी माँ बाप फेस करते हैं, उसकी वजह से वो किसी भी
इस तरीके के मामले को ओपन करते हुए या जी इसमें हेल्प लेते हुए भी डरते हैं? जी जी। तो इस वक्त कोविड में तो माँ बाप बहन भाई, अगर आपका किसी का छोटा बहन भाई को है तो दे शुड फर्स्ट लर्न देमसेल्व्स, जितना सीख सकें उस बच्चे को समझ सकें, और फिर उसको वो जो चीजें नॉर्म मतलब एवरीडे लाइफ की चीजें वो उसको सिखाने की कोशिश करें। और अगर लिखना पढ़ना जो है वो कंप्यूटर्स पे, आईपैड पे, जब तो सिर्फ टच करना आईपैड पे, तो आपने कोई एफर्ट भी नहीं लगती, जो आई कि वो सीखना आसान है। पेंसिल में तो बहुत एफर्ट है, पेंसिल और कॉपी पे लिखना। सही। अच्छा, ये एक मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगी क्योंकि मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि जब मैं अपने मेरा बच्चा जो है वो इस उसमें तो नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन में होते हैं या बहुत ज्यादा वीडियो, ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस आई हैं, इन्होंने बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा एक खराब किया। शॉर्ट स्पैन कर दिया है, बड़ों का भी कर दिया है, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हमारे माइंड डेवलप हो चुके होते हैं, हमारे ब्रेन डेवलप हो चुके होते हैं, जी तो हम उसमें तमीज कर सकते हैं बिल्कुल। कि हम ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो छोटे जी बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और वो इसमें तो बहुत ज्यादा कभी कभी मैं एग्रेशन देखती हूँ कि अगर एक चीज मुस्तकिल चल रही है या कोई गेम आ गया या कोई यूट्यूब की वीडियोज है, अब उसमें आपके आपके जो बच्चा है छोटा, उसके हाथ में कंट्रोल आ गया है। अब एक टीवी पे एक चीज होती थी, वो थोड़ी देर चलती थी, खत्म हो फिर वो जाती खत्म हो है। जाती थी। अब वो चॉइस जो आई है ना, उसने उसका जो है ना वो तो मुझे तो वाकई ऐसा लगता है कि इट इफेक्ट्स अ लॉट, बहुत कि ज्यादा, बहुत इस ज्यादा। तो इसमें भी ये चीज कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, मैं न्यूरोटिपिकल जो आम बच्चे हैं उनका तो खैर स्क्रीन टाइम कहती हूँ कि बहुत कम करना चाहिए। मतलब वो तो वो क्लास में उनके लिए फोकस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा साउंड्स एंड कलर्स एंड लाइट्स आर गोइंग ऑन दैट डिवाइस। जब वो स्कूल जाते हैं जी। तो एज ए टीचर मुझे फील होता है कि यार उनसे फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं। लिखना कॉपी पेंसिल पे लिखना और किताब पढ़ना इज नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और यूट्यूब वीडियोस देखना और गेम्स खेलना बहुत आसान है, तो इसलिए वो आसान है। उनको वो आसान लगता है। और ये जो लर्निंग है उनकी डेफिनेटली इफेक्ट होती है, जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म है, आई नो कि उनका भी स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन वो लर्न वहां से बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो अच्छा। मतलब डेफिनेटली आई डोंट वो सपोर्ट के जी फ्री हैंड किसी को भी दे दिया जाए डिवाइस, बच्चों के हाथ में पकड़ा दो कि जितना मर्जी खेलो। कोई टाइम्स होने चाहिए, कोई कंडीशंस। आप बिहेवियर मैनेजमेंट में कंडीशंस रखते हो ना कि भाई ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे हाँ, तो 1 घंटे के लिए डिवाइस मिलेगी। सही। यू नो और इसके अलावा ये भी कि क्या हो क्या रहा है उस डिवाइस पे, और क्योंकि उस डिवाइस देर इज पे हो लॉट क्या रहा है वो भी मोर मॉनिटर करना। एजुकेशनल स्टफ और कंटेंट भी मौजूद है, जी लेकिन अगर एक रिपीटेडली सिर्फ राइम्स चल रही है, पोएम्स चल रही है या सॉन्ग चल रहे हैं, इट वोंट हेल्प, राइट? नहीं नहीं, वो तो विजुअली सिखाने के लिए। ब्रेन्स आर सो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और अभी फुली डेवलप नहीं हुए वे, स्पेशली मतलब टीन एज तक तो बिल्कुल, टीन एज में भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर वो बच्चे उसके ऊपर इतने होप्ड ऑन होते हैं कि उनको कोई होश नहीं रहता किसी और चीज का। सही बात है, क्योंकि नो फिर वो दे आर नॉट एबल टू फोकस हाँ, अब तो ऑन। न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी सोशल स्किल सिखाने मुश्किल हो गए, क्योंकि वो हाँ। यू नो हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माँ बाप कहते थे मेहमान आए हैं, आओ बैठो, इस तरह मिलो, ये बोलो वो बोलो। हम यहाँ पे हमारे बच्चे कहते हैं उनको क्या पता नहीं क्या। मेहमान नहीं आते। अच्छा, बहुत सारे तो होते हैं कि जिनके जज्बात के एक्सप्रेशंस भी कुछ बिल्कुल निल ब्लैंक हो चुके फ्लैट हैं। होते हैं कि बेटा सलाम करना है, तो यही अगर आप उनको प्यार से सलाम भी करें तो दे आर वाचिंग यू ब्लैंक लाइक कि फेस। क्या। तो ये तो बड़ी सोशल अफसोसनाक स्किल्स बात। हर बच्चे को जरूरत है सर, जो सही बात है, बड़ी बड़ी नीड सोशल स्किल्स। सही बात है कि जो बिल्कुल हमारा नॉर्मल बिहेवियर है वो ही नॉर्मल नहीं कोई रह पा नहीं रहे। यार। इस सारे शोर शराबे में हम कहीं खोते जा रहे हैं अपना जो अपना आप है, जो अपना असल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये है, ये पॉइंट मैं ये समझी हूँ कि स्क्रीन का इस्तेमाल या जो भी विजुअल एड आप यूज करें, उसको माइंडफुल होकर यूज करें कि जी वो क्या देख रहा है, क्या जी दिखाना है, कितनी देर दिखाना है, एंड इट हेल्प्स डेफिनेटली। अलॉट। जी, क्योंकि लेकिन अब वही चीज है कि क्योंकि बच्चे विद ऑटिज्म विजुअल्स बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छे रहते हैं, कि हर चीज का विजुअल हो। अगर आपने उसको जबानी कहा है वहां से किताब ले आओ तो ही वुडंट गेट, बट अगर आपने बुक की पिक्चर दिखाई और कुछ नहीं भी बोला तो वो जाके ले आएगा। ठीक है। ओके। तो देख के क्योंकि जो वर्ड्स है उसकी प्रोसेसिंग में, उसको सुनना और फिर उसको प्रोसेस करना और फिर उसके ऊपर अमल करना, उनके लिए वो 3 काम है। जो कि हम्म। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड कंसंट्रेशन, जो कि बहुत सारे जिन बच्चे जिनको ऑटिज्म के साथ एडीएचडी भी एक सेपरेट डायग्नोसिस होता है। एडीएचडी ओ इज यस। अंडर कम्स अंडर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वो हम्म।
तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने एक पिक्चर बुक की दिखा दी है तो वो यूं पिक करेगा, दैट्स फास्टर एंड ईजियर। तो पहले तो हम वो छोटे छोटे कार्ड्स बनाते होते थे, उसकी वो एक बोर्ड मेकर प्रोग्राम था, या गूगल इमेजेस से पिक्चर्स प्रिंट करके कलर उसको लेमिनेट करके, तो हमने पिक्चर्स रखी हुई थी, बाथरूम का साइन, ब्रेक का साइन, पानी का, फूड का, वो हमने कम्युनिकेशन बुक बच्चों की बना देते थे एज ए टीए। स्कूल में आपने देखी होंगी, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं। सही। लेकिन अब वो पिक्चर्स के बजाय, क्योंकि बहुत सारी एप्स आ गई हैं जिनके ऊपर वो सारी चीजें हैं, तो आप और स्कूल्स के पास, स्कूल्स बच्चों को एप्स भी दे देते हैं, आईपैड्स भी क्लासरूम में है, थोड़ी इस तरह की डिवाइसेस हैं, तो उसके ऊपर टच करके बता देता है ये चाहिए और वो चाहिए, और उस तरह कम्युनिकेट कर देता है। ओके। तो वो अब वो ये ना उस पे चेंज हो गया कि इंस्टेड की उसने किताब पकड़ी हुई जिसके ऊपर छोटे छोटे वेलक्रो से कार्ड्स लगे हुए, और वो अब कह रही है आई वांट, तो आई का पे कार्ड, फिर वांट का कार्ड, फिर वाटर का कार्ड, तीनों लगाए। तो उसमें ओके। ठीक है, उसमें उसमें उसकी आई स्टिल बिलीव इन वो हैंड्स ऑन लर्निंग, क्योंकि उसमें डेफिनेटली ज्यादा सीखता है। मैं अपने जो क्लास मेरी ऑटिज्म की थी वो हाई फंक्शनिंग बच्चे थे, मैं अपनी क्लास में दूसरी क्लासेस इनवाइट करती थी गेम्स खेलने के लिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए, कि जब बच्चे आएंगे यू हैव टू से हेलो, हाउ आर यू, फिर वो पूछेंगे तो आपने बताना है, ओके, फिर पहला क्वेश्चन पूछना व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लिव, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। तो मेरे ग्रेड 6 7 8 के बच्चे जिनको जो पढ़ाई में ठीक थे, they were doing okay in academics, लेकिन उनको ही सोशल स्किल्स नहीं थे, तो उनको बुला के प्रैक्टिस करना। फिर मैंने एक और स्पेशल नीड्स की क्लास, मैंने स्कूल में उनसे पैनकेक्स बनवाए, सैंडविचेस बनाए, नान के ऊपर पिज्जा बनवाया, क्योंकि ये स्किल्स उनको सीखने आने चाहिए कि वो 12 13 साल के, दे शुड बी इंडिपेंडेंट एनफ। हाँ, जो तो मैंने कहा अपने। वी आर इनवाइटिंग गेस्ट, आपने इनवाइट कैसे करना है, आपने दरवाजे पे उनको ग्रीट कैसे करना है, उनके चेयर ऑफर करनी है, ये नहीं कि अपनी प्लेट पकड़ के खुद बैठ जाना है, कि अपनी क्लास के बच्चों को जैसे अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही किसी मेहमान को पहले सर्व करना है। आप लोगों ने सर्व कैसे करना है, आपने पहले टेबल साफ करना है, प्लेट्स और कांटे रखने हैं, फिर एक एक के पास जाके डिश लेके जानी है, सर्व करनी है। तो ये चीजें आप घर में अपने सारे बच्चों को, पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, ये वाले स्किल्स। सही। बस ये कि जाहिर है जब आप ऑटिस्ट बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें लर्निंग स्टाइल या सिखाने का मुख्तलिफ होता है, जी और फिर हर एक की अपनी एबिलिटीज हैं जी कि जिस हिसाब से वो सीखे। अच्छा जी जी, तो आई थिंक वी हैव प्रीटी। हाँ, एक बात ये थी कि इसको छुपाने जी से काम नहीं चलना है। नहीं जो हमारे नहीं हमारी कम्युनिटी में, हमारे पाकिस्तान में अ, इस पे जरा सी आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि जब हम इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम हेल्प नहीं कर पाते। नहीं नहीं बिल्कुल। सो आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ टैबू, आप यू फील बैड, या आपसे आधे लोग हमदर्दी करेंगे, आधे लोग ब्लेम करेंगे, और आधे आपको मशवरे देंगे कि ये कर लो। और जी। मैं अभी पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी, एक कॉलम्स जिस तरह आते हैं, कि एक साहब ने ये लिखा कि उनको किसी डॉक्टर ने कहा कि जी मैं किस मशहूर था कि जी वो ऑटिज्म का इलाज करते हैं, वो रेगुलर, और वो 1 1 लाख रुपया एक एक महीने का ट्रीटमेंट का ले रहा था, और उसको अफीम के इंजेक्शन लगा रहा था बच्चे को। माँ बाप को ओह। नहीं पता था। 3 महीने बाद जब ओह उसको माय पुलिस पकड़ के गॉड। लेके गई डॉक्टर को, तो उनको पता चला कि हम तो 3 लाख रुपए दे चुके हैं, और हमारे बच्चे को उसने सिर्फ नशे की वो करवा रहा है। या तो अल्लाह। आप ये पाकिस्तान में हुआ था, और वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि मैंने सोचा कि पेरेंट्स नीड टू लर्न कि इसका इलाज इंजेक्शन में नहीं है। पहली बात तो ये कि इंजेक्शन से ये कुछ लोग समझते थे कि वैक्सीनेशन से होता है, वैक्सीनेशन से नहीं होता। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, वैक्सीनेशन डजंट कॉज ऑटिज्म। ओके, दिस इज अ वेरी जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये मैंने भी सुना था जब मेरे जी छोटे बेटे के लिए मैं जा रही थी वैक्सीनेशन के जी लिए। नहीं नहीं, ये बहुत But- रिसर्च इसके ऊपर हुई है। सिर्फ एक स्टडी आई थी, और लोग जो थे वो बहुत ज्यादा उसमें हो गए थे कि क्योंकि टाइमिंग एक ही होती है जब ऑटिज्म के सिम्टम्स नुमाया होने शुरू होते हैं, और बच्चों की जो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का 1 साल से 2 साल की उम्र के बीच में, उस वक्त ऑटिज्म के सिम्टम्स नुमाया होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा सोशली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। सोशली। तो वो टाइमिंग ऐसी हुई कि लोगों ने उसका, वैक्सीन से पहले तो बिल्कुल ठीक था, यू नो। और दूसरी एक मैं शुरू में मिस कर गई थी कि कॉजेज में एक एनवायरमेंटल कॉजेज हैं। एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर स्प्रे हो रहे हैं, आपकी घास के ऊपर, पौधों के ऊपर, क्लीनर्स हैं, एयर ओके। फ्रेशनर्स हैं, पेंट के अंदर केमिकल्स हैं, आपके फूड के अंदर केमिकल्स हैं। तो वो उनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे, मतलब फूड के अंदर शायद टॉक्सिन्स नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी सारे स्प्रेज और केमिकल्स घर में यूज होते हैं सफाइयों के, और
उनमें होते हैं। और एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसकी बॉडी उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट नहीं कर सकती और उसके ब्लड में ही रहते हैं, उसके ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं ओके। और वो ब्रेन में भी जाते हैं। तो वो 100% कॉज एंड इफेक्ट कहीं नहीं लिखा, लेकिन एनवायरमेंटल कॉजेज आर वेरी हाई। जनरली हमें केमिकल से ज्यादा जितना हम बच सके, आप जी खासतौर पे अपने हाउस होल्ड में। और मेरे साथ तो इतना ज्यादा ये मसला है कि मैं जरा सा जो है ना तेज केमिकल होता है वो ऐसा लगता है कि चढ़ जी गया, तो जी मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती। और जो जाहिर है जो बच्चे हैं उनकी हर चीज इतनी सेंसिटिव होती है, जी। तो और आम हालात में सेंसिटिविटीज भी। और बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, और शायद इसीलिए ऑटिज्म भी, जितने हमने केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया है उतने हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें सेंसिटिविटी टू केमिकल्स बहुत ज्यादा है। तो वो इसलिए वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऑटिज्म। मतलब सही। जैसे मैं अभी तक क्लीनिंग जो है वो अपना विनेगर वाटर से करती हूँ, बजाय इसके कि हालांकि केमिकल्स रखे हुए हैं बाथरूम में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर के अंदर बाथरूम से बाहर वो ना यूज हो, विनेगर वाटर यूज हो। वो जो कैंडल्स या वो स्प्रे रिफ्रेशनर के स्प्रेज नहीं घर में यूज करती, मतलब जितना आप बचा सकते हो बच सकते हैं वो उन बचते हैं। केमिकल से बच और सकते फिर हो। हमारे यहाँ बंद घर होते हैं, हमारे यहाँ किसी किस्म की बिल्कुल वेंटिलेशन वही है बिल्कुल। जो घर में ही हवा रेगुलेट हो रोटेट रही है। कर रही है बिल्कुल। तो ये जो है ये भी और दूसरा कि हम लोगों का बिहेवियर टूवर्ड्स जी एनी स्पेशल किड्स और आर्टिस्ट किड्स, इट हाँ, नीड वही टू। जो हम बात कर रहे थे बिल्कुल। पेरेंट्स को ना सिर्फ एक तो छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छुपाएंगे तो फिर आप मुसीबत में ही पड़े रहेंगे, फिर आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, फिर आपको उसको सेंटर्स पे नहीं लेके जा सकते, थेरेपीज के लिए आपने लेके जाना है। और खुद सीखें और लोगों को अवेयर करें। जो आपके जानने वाले आपको रंग बिरंगी बातें बताते हैं उनसे उसी वक्त आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने स्टडी किया है, दिस इज व्हाट इट इज। जो आप कह रहे हैं वो तो आप तुक्के मारे या आपकी इंफॉर्मेशन मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं है। ऑथेंटिक नहीं है। तो इसलिए फिर वो चुप कर जाते हैं और फिर हर किसी की बातें सुनते हैं और इसलिए वो छुपाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट इजी सोशली, इट्स बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना और उसके बाद फिर हिम्मत उस बच्चे करनी को है। हेल्प करना। जी। सही। और एजुकेट करना है अपने आप को अपने ताकि आप आप को और जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, उसको अवेयर करना है, उसको सिखाना है कि हाँ ये सीख सकता है। वी हैव हम्म, टू वर्क ऑन इट एज अ टीम, एज अ फैमिली। एवरीबडी सही। शुड वर्क ऑन हेल्पिंग द क्योंकि चाइल्ड एंड द मदर। आपको आसपास वाले भी जब तक मदद नहीं कर सकते, अगर किसी बच्चे का वो एक अनयूजुअल बिहेवियर देख रहे हैं और फिर आप खुद उसको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार कि नहीं इसको ऐसा कुछ नहीं है, जी वो चाहे वो रिपीटेटिव कोई बिहेवियर हो जी। या अपने आप को कोई मारने का हो, उछलने का हो, बहुत बिल्कुल, ज्यादा aggression हो, सेल्फ इंजुरीज बहुत या ज्यादा होती है। पूरी सबसे कट के एक और तरफ जाने का हो, तो उसमें आप अगर उसको इग्नोर करेंगे तो हाँ, दूसरे कभी कभी उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। नहीं नहीं। दे वांट टू नो, या तो उनको पता नहीं होता हाँ या वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद आपको इस बारे में नहीं पता, तो वो हाँ आपको हाँ, बता दें। वो अपनी लेकिन अगर आप लिमिटेड बिल्कुल। इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं बिल्कुल। जी। और लेकिन अगर आप बिल्कुल। जी जी, कंटिन्यू करें आप। नहीं, मैंने कहा स्कूल में अगर आपका बच्चा हाई फंक्शनिंग है और ऑन द स्पेक्ट्रम है, माँ बाप को तो पता है ना कि वो सोशली इंटरेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहा, तो आप ये सोचें अगर आपने उसको रेगुलर क्लासरूम में भेज दिया है तो उसके कोई दोस्त नहीं है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब उस पर हंस रहे हैं। अगर आप उसको लेबल होने दें और कहें कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, उसकी टीचर को बताएं कि मेरा बच्चा ऑन द स्पेक्ट्रम है, ठीक है वो पढ़ाई रेगुलर बच्चों के साथ करेगा, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि इसको कोई बुली ना करे। बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों में एम्पैथी डेवलप करानी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है कि ये बच्चा को देखने में वो आप जैसा लग रहा है, लेकिन उसके ब्रेन वर्क्स वो डिफरेंटली, ही इज डिफरेंट न्यूरो है। डाइवर्स, और उसको कुछ बातें समझ नहीं आती। इंस्टेड ऑफ कि आप उसका मजाक उड़ाएं या उसको इंक्लूड नहीं करें, आप उसको अपने साथ खिलाएं, उसको अपने साथ इंक्लूड करें हर गेम में, और उसको सिखाएं कि ये गेम ऐसे खेलते हैं, ताकि वो लोनली ना हो। और वो यूजुअली बच्चे फिर बहुत लोनली हो जाते हैं, उनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती क्योंकि उनको समझ ही और नहीं फिर आती। उसमें ऐड हो जाता है बुलिंग का। बुलिंग का ऐड हो जाता है बिल्कुल। नहीं, और मजाक उड़ाने का या आसपास बिल्कुल वाले, क्योंकि अगर उनको आपकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता तो वो एम्पैथेटिक भी नहीं हो सकते नहीं आपके होते। साथ। हाँ उनका रवैया वो आपको नॉर्मल उसी तरीके से हाँ। करना चाहते हैं। अवेयरनेस के साथ एम्पैथी आएगी, और बच्चों में की जा सकती है एम्पैथी डेवलप, अगर उनको शुरू से बताया जाए कि हाँ ये बच्चा डिफरेंट है और हमने उसको भी अपने साथ खिलाना है, उसके साथ भी दोस्ती करनी है, और उसकी बातों को मतलब अजीब तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाना, या उसकी बातों को एक्सेप्ट करना है एज अ हम्म, क्लासमेट टू। तो सही।
वो सही। जरूर। तो वी आर टूवर्ड्स द एंड। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी हम लोग मौजूद हैं तो वी कैन रिप्लाई। और बहुत सारी तारीफें आ रही हैं, बहुत सारे सलाम भी आए हुए हैं हमारा, और वालेकुम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है। और कुछ सवाल मैं बीच में से मिस कर देती हूँ, ओके। हाँ, एक तो वही था जी, कोविड के सिलसिले में तो पेरेंट्स जी का जी। के लिए ये आप मशवरा है और कि कुछ, हाँ, थेरेपिस्ट भी घर नहीं आ सकता। बिहेवियर इंस्ट्रक्टर थेरेपिस्ट होते हैं, टीएस होते हैं जो प्राइवेटली काम करते हैं। यहाँ पे कनाडा में तो सीडीआरसीपी के थ्रू पेरेंट्स को पता ही है, उनको फंडिंग भी मिलती है कि आप हायर कर सकते हैं किसी को टू कम होम। पेरेंट्स को उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करती है। लेकिन कोविड की वजह से वो भी नहीं आ रहे ना घर पे। तो जी इसलिए पेरेंट्स को, बड़े बहन भाई को, ग्रैंड पेरेंट्स को, दे नीड टू लर्न हाउ टू टीच द चाइल्ड। दे ओके, नीड टू, खुद भी हाँ। और माँ को एजुकेट। बहुत सपोर्ट की जरूरत है। माँ का अकेली जॉब नहीं है बच्चे पालना, बाप की भी उतनी ही जॉब है। दादी नानी जो भी हेल्प कर सकता है, खाला मामू चाचा, एनीवन हु कैन स्टेप अप एंड सपोर्ट दैट मदर हु इज ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड। माए हम एज विद न्यूरोटिपिकल आम बच्चों के साथ भी हम खपी हुई होती हैं। तो बिल्कुल, अगर हम थक जाते हैं और बहुत नॉर्मल है, और मेंटली वाकई में बहुत हिम्मत इट्स अ चाहिए। वेरी ड्रेनिंग जॉब। लेकिन अगर आपके साथ स्पेशल नीड्स बच्चा है तो आई सल्यूट दोस मॉम्स के वो कैसे हैंडल करती हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल, मतलब वो तो अल्लाह बहुत। ताला की तरफ से आ गया आजमाइश, तो यू हैव टू हैंडल इट, बट यू जी, डू अ मतलब ग्रेट जॉब माशाल्लाह जो लोग करते हैं। सही बात है। अल्लाह ताला जो है उनको हिम्मत भी दें, अजर भी दें। तो बस ये है कि अपने आप को एजुकेट करें, अपने आसपास वालों को एजुकेट बिल्कुल। करें, बच्चों की एबिलिटीज को पहचानें। और अ, उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। हमारे जो जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं। कुछ कंप्यूटर में बहुत तेज होते हैं, कुछ आर्ट में, कुछ म्यूजिक में, कुछ रीडिंग में। उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें, वीकनेसेस पे नहीं करें, क्योंकि वीकनेस तो बिल्ट इन है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। और उनकी सेंसरी नीड्स को पहचानें और कोशिश करें कि उनको बहुत सेंसरी हाई स्टिमुलेशन ना मिले। म्यूजिक, लाइट, साउंड, हर चीज को कम हल्का रखें अपने घर में। सही। तो अभी ये सवाल आया, हाउ टू रीच अथॉरिटीज। सो अथॉरिटीज, आई थिंक कि आपने बताया कि थेरेपिस्ट को बुलाएं, तो उसमें गवर्नमेंट। सीडीआरसीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक अगर आप ढूंढना शुरू करें स्कूल से, आप स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल में जो स्पेशल नीड्स का प्रोग्राम होता है उसमें आप वहाँ की टीचर से बात करें कि हमें कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। वो आपको एक ढेर फ्लायर्स का और वेबसाइट्स का भेज देंगे जिन पे आपको खुद कांटेक्ट ओके। करना पड़ेगा। सीडीआरसीपी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं और टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं वो अपने को प्राइवेट, या सपोर्ट वर्कर्स वो प्राइवेटली रजिस्टर करते हैं। और आप वहां से उनको खुद पिक करते हैं, उनके एड्स वहां पे होते हैं उनके। और आप वहां पे अपना भी डाल सकते हैं कि जी मुझे अपने बच्चे के लिए 2 घंटे पर वीक चाहिए, कोई आके इसको ले जाए और इसको एक्टिविटीज करवा दे। और गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग बहुत पेरेंट्स को देती है। मुझे ऑब्वियसली उसका तरीका नहीं पता क्योंकि जाहिर है मैंने कभी अप्लाई नहीं की, लेकिन यू कैन ऑलवेज चेक विद योर इट्स स्कूल और अवेलेबल। योर डॉक्टर। फिर घूम के बाद वही आती है कि आपको फर्स्ट एजुकेट होना है इस चीज के बिल्कुल। बारे में, और अपने जी आसपास के बारे में, और जो रिसोर्स अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। दिस इज अ ब्लेसिंग के इस मुल्क यहाँ में पे। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। बिल्कुल। जी, सही। एक सवाल ये पूछ रही है नादिया अली के, इफ अ चाइल्ड गेट्स स्टक ऑन समथिंग एंड कीप रिपीटिंग एन एक्शन और क्वेश्चन एंड इज नेवर satisfied, what can we do? देखिए वो हर बच्चे का और ये तो हमारे साथ वो स्कूल में रोज होता है। ऑब्वियसली हम तो इतने बच्चों के साथ काम करते हैं कि वो एक चीज के ऊपर स्टक है। एक तो ये है कि आपने एक दफा उसको क्लियरली, या तो आप उसको एक विजुअल दे दें, क्योंकि वो उनका दिमाग दे जस्ट कीप ऑन आस्किंग, वो ना उसको रिपीट होता रहता है। इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल। तो हमने इस तरह किया होता था कि उसको ना तीन, अब ये मैं स्कूल की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि 3 कार्ड्स जी दिए जी। हुए हैं, उसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। एक दफा पूछेगा तो ये 1 यूज हो गया, दो दूसरी दफा पूछा तो 2 यूज हो गया, तीसरी दफा पूछा 3 यूज हो गया, सॉरी यू हैव नो मोर चांसेस। तो वो फिर ओके। उसके पास बेचारे के पास चॉइस नहीं होती। लेकिन अगर एक दफा आप उसका एक आंसर विजुअल बना के उसको दे दें कि जैसे, और उनको ना प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। और मुझे मतलब जैसे मेरे बच्चे को पता है कि बाबा रोज 5 बजे आ जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को अगर बाबा का इंतजार है तो वो सुबह से पूछेगा बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, कब बाबा कब आएंगे। मैंने एक बच्चे के एक्चुअली हाथ के ऊपर यूं घड़ी बना दी, उसको था मामा कब आएंगे स्कूल से लेने, उसके ऊपर 3 बजा दिया हाथ के ऊपर। और क्योंकि उस वक्त जल्दी में समझ में नहीं आ रहा था, वो बच्चा रोई जा रही थी कि माँ कब आएगी। तो 3 बजा दिया। मैंने कहा जब ये घड़ी और वो घड़ी सेम हो जाएगी ना उस वक्त मामा आएंगी।
यानी विजुअल्स विजुअल्स विजुअल। यूज। मैंने अभी मैंने एक और बच्चे के लिए घड़ी रखी थी, वो हर वक्त पूछता था अगला पीरियड कौन सा होगा, तो उसका मैंने ओके। स्केड्यूल बना के, विजुअल स्केड्यूल, और उसके ऊपर मैंने बनाया कुछ इस तरह, जैसे ही मैंने बच्चों से घड़ी बनवाई थी, तो ये जिस तरह ये घड़ी है ना, इसमें हर एक को डिफरेंट कलर करके पीरियड 1 इंग्लिश, पीरियड 2 मैथ, ओके। पीरियड 3 साइंस, वो कर दिया। और मैं इसको हर दफा कहती थी इसको आगे कर लो, तो उसके वो फोल्डर के अंदर पड़ा था, वो उसको आगे कर लेता था, उसको तसल्ली हो जाती थी, वो पूछना बंद कर देता था। तो हर चीज का एक विजुअल बना हुआ हो और उसको सिखा दे कि ये अपने उसको आगे कर देना है, तो इस वक्त ये टाइम है। अच्छा, अब 1 घंटा गुजर के उनको टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता ना, अगर 5 बजे तो 5 बजे हैज नो कॉन्सेप्ट, राइट। यानी द की इज दैट कि क्योंकि विजुअली वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, तो इसमें हैंड्स ऑन और विजुअल थिंग्स उनको विजुअल दिखा के। बहुत हेल्प करता है, जबानी उसको रजिस्टर नहीं हो रहा और उसका दिमाग वो पूछे जा रहा है। जैसे हम स्कूल में स्केड्यूल होता है, नॉर्मल क्लास में भी स्केड्यूल होता है, पीरियड 1 पीरियड 2 का बोर्ड के ऊपर लगा होता है। आप अपने बच्चे का घर का भी स्केड्यूल बना दें और उसको भी विजुअल बना के फ्रिज के ऊपर लगा दें कि स्कूल से 3 बजे आया, चेंज क्लोथ्स, और वो ईट फूड, रेस्ट, प्ले फॉर 1 आवर, पूरा स्केड्यूल बना दिया और उसके ऊपर वो लेमिनेट कर दें और साथ ड्राई रेज मार कर रखते हैं। जो जो चीज करता जाएगा उस पर चेक मार्क करता जाएगा, उसको सुकून मिलेगा, एवरी टाइम वो चेक मार्क करेगा ये हो गया, खाना ओके। हो गया, लंच, वो नैप टाइम हो गया, करता जाएगा। उसको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए और रूटीन चाहिए, और उसको ये चाहिए कि मुझे पता हो अब क्या होने वाला है। जो और सडन उसी के चेंजेस होती है तरीके वो से बहुत बताओ, जो एंजाइटी तरीका वो डेवलप चाहता होती है। है। जी विजुअल लर्नर्स बहुत होते हैं। अच्छा, जी। आपने अभी वो एक सोसाइटी मैं पूछा है, सोसाइटी या वेबसाइट का नाम बताया था आपने, कि वो आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ लिख दूँ। CDRCP, मैंने उसके साथ बहुत 10-12 साल पहले काम किया था, तो मुझे अभी उसका नाम आई थिंक CDRCP है। ओके, मैं लिख देती हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं जिन्होंने पूछा आप है। लोग सर्च कर लें कि उसमें फिर जी, वो। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके दिमाग में या कोई और ऐसा पॉइंट है जो आप चाहें, लेकिन आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच जी एवरीथिंग। और जो एंडिंग, जो कंक्लूजन या मैसेज है, वो ये है कि भाई सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है, अपने एज अ बच्चे को समझना है, पेरेंट। उसकी एबिलिटीज को समझना है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक ये कोई एबनॉर्मल थिंग नहीं है, ये एक ये दिमाग न्यूरो डिफरेंट है। डाइवर्स है, आपने समझ लेना है मेरे बच्चे का दिमाग डाइवर्स है, एबनॉर्मल नहीं है। या इट्स डाइवर्स डिफरेंट है, दिस बट इज अ इट्स राइट नॉट वर्ड। रॉन्ग, राइट। और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कहीं ना कहीं उसकी उसके स्ट्रेंथ पे अंदर। फोकस करें। जी, उसके सेंसर्स या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है, मगर बहुत हाई उसको ले जा सकती है, तो उस पर फोकस करें। अपने आप को मोटिवेट करें, एनकरेज करें, अपने आसपास वालों को अवेयरनेस दें, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें और आपके ऊपर से प्रेशर कम हो। इसको अपने ऊपर लेते हुए, खासतौर पर पेरेंट्स अपने ऊपर लेते हुए एक अपना बर्डन ना फील करें, बल्कि खुल के इसके बारे में बात करें, ताकि वो बच्चे की भी हेल्प कर सके और अपनी भी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, छुट्टी करी हमारे लिए और बहुत सारी मुफीद बातें बताई। आई होप कि इट विल हेल्प मैनी, या इंशाल्लाह। थोड़े से लोगों को भी अगर हेल्प करे तो इट्स एग्जैक्टली, मीन इंशाल्लाह, बिल्कुल। जी पर्पस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह हम फिर आपको कभी बुलाएंगे इंस्टाग्राम पे में भी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, तो फिर बात होती है। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।